गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की लास्ट क्लास की ओर लेके चल रहे हैं, जिसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो आपके सामने बोर्ड पे है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग जो रिटायरमेंट होता है ना पार्टनर, इसकी डेट एकदम फिक्स होती है। ये बात कोई भी कंटिन्यूइंग पार्टनर जानता है कि जब हमें रिटायरमेंट होना है, जब रिटायर होना है, तो रिटायर होते समय हमें ये भी चेक करना है कि भाई अननेसेसरी कोई बर्डन ना आ जाए फॉर्म के ऊपर। जैसे XYZ 3 पार्टनर है, जी को रिटायर होना है, तो XYZ पहले ही ये डिसाइड करके चलेंगे, भाई साहब X और Y क्या बोलेंगे, अभी मत होना यार रिटायर। आप कब होना रिटायर? रिटायर होना आप या तो 1 अप्रैल या क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को हो जाना या 1 अप्रैल को। 31 मार्च को हो जाओगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 31 मार्च को रिटायर होने का कुछ बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है समझो। अगर मैं कहूं यहां से XYZ तीनों ने काम किया, 1 साल 2 साल या पूरे साल के लिए 31 मार्च तक आए। 1 साल इन्होंने काम किया तीनों ने मिलके। आज की डेट में जी बोलते हैं कि भाई मुझे रिटायर होना है, तो इस टाइम एक चीज तो पक्का है कि जी को क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। जी को क्या क्या मिलेगा? नंबर 1, इसका कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। नंबर 2, रिजर्व का बैलेंस मिलेगा। नंबर 3, गुडविल का अमाउंट मिलेगा। नंबर 4, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होगा वो सब मिलेगा। ठीक है, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी मिलेगा। ये सब टोटल करके उसको पेमेंट हो जाएगी। बट सोचो क्या हो अगर ये ही पार्टनर किसी और सिचुएशन में, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जी बोलता है कि भाई मुझे तो अगस्त में ही रिटायरमेंट चाहिए, 1 अगस्त को चाहिए, 30 अगस्त को चाहिए, या आज की डेट को चाहिए, किसी भी डेट को रिटायर हो सकता है। तो इस केस में पता है होगा क्या? प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी जी कहेगा, अगर मैं कहूं कि 30 अगस्त को जी रिटायर हो रहा है ना, तो जी रिटायर हो रहा है 30 अगस्त को, तो जी क्या क्या बोलेगा बेटा? जी सबसे पहले बोलेगा कि भाई मेरा एक तो कैपिटल दे दो। अब X और Y क्या बोलेंगे कि भाई आप कैपिटल ले लो। आपका जो ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, वही तो है ना आपका कैपिटल जो 31 मार्च को था, वो ले लो आप। वो कहेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, जितना गुल्लक में पैसा है उसमें मेरा शेयर दे दो, ले लो, वो भी ले लो। फिर वो कहेगा कि मेरे पास जो गुडविल है, गुडविल निकाल के वो भी ले लो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह वो लेना है तो वो भी ले लो। ठीक है, अब ये बात कहता है कि भाई मैंने जो 1 अप्रैल से लेके 30 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 6 महीने का, ये 5 महीने का, ये जो 5 महीने का मैंने भी तो मेहनत की है। क्या इन 5 महीनों में 1 अप्रैल से लेके 30 अगस्त तक हमने कुछ काम नहीं किया होगा क्या? हाँ जी किया होगा, बिल्कुल किया होगा। क्या इन 5 महीनों में क्या हमारी फर्म ने बिजनेस किया है? हाँ किया है। तो मैंने मेहनत की थी कि नहीं की थी? बिल्कुल की थी। तो इन 5 महीनों में कुछ प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, और जो वो प्रॉफिट कमाया होगा उसमें भी तो मेरा हिस्सा होगा। X और Y कहते हैं बिल्कुल सही बात है, आपके प्रॉफिट में आपका हिस्सा होगा, बट ये प्रॉफिट कैसे निकाले? ये प्रॉफिट तो P&L अकाउंट से निकलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा 31 मार्च को, अब से 7 महीने बाद। मैं आज खड़ा हूं 30 अगस्त को, आप मुझसे बोल रहे हो कि आप एक प्रॉफिट का शेयर मेरा दो, और हम कह रहे हैं कि भाई आपको शेयर कैसे दे, वो तो हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। उस टाइम तक तुम रुक जाओ। इसी वजह से हमेशा रिटायरमेंट के जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो कब किए हैं? 31 मार्च को। कब किए हैं? 31 मार्च को। हर एक पार्टनर ये जानता है फालतू के झंझट में क्यों ही पड़ना, 31 मार्च तक रुक ही जाते हैं। इस साल और काम कर लेते हैं, अगले साल से 1 साल 1 अप्रैल से मैं पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा। बट कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि बंदे को रिटायर होना ही है, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर ये बंदा रिटायर होता है, जी अगर रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम ये क्या क्या कर सकता है सोच के देखो। अब ये जिद पे बैठा है, जी मुझे तो मेरा शेयर अभी चाहिए, और जब तक ये शेयर इसको मिलेगा नहीं तब तक ये जा नहीं सकता, और शेयर निकलेगा तब जब P&L अकाउंट बनेगा। तो एक तरीका तो ये है, तुम अपनी सारी बुक्स इसी डेट पे क्लोज कर दो।
यानी इसी डेट पे तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, इसी डेट पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, इसी डेट पे आप P&L अकाउंट बनाओ, सारी चीज इसी डेट पे बनाओ और निकाल लो सारा काम। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। क्या 5 महीने का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या सेल का पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है, एक तरीका। बट इससे कितना बर्डन बढ़ जाएगा, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कह सकते हैं, एक काम करते हैं, क्या मैं एक्स और वाई बोल सकते हैं, एक काम करते हैं कि क्यों ना मैं आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे ये प्रॉफिट दे दूं। अब ये एस्टिमेटेड बेसिस पे जी को प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, कितना मिल सकता है? जी को हम बोल सकते हैं कि देखो ऐसा है, अभी तो प्रॉफिट निकला नहीं है, पिछले साल तो निकला था, पिछले साल का प्रॉफिट तो है ना मेरे पास। तो पिछले साल का जितना प्रॉफिट था पूरे साल का, मान लो इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा, मान लो इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा, और उसमें से अपना शेयर ले लो, उसमें से अपना शेयर ले लो, ठीक है। यानी पिछले साल अगर हम इक्वल शेयर पे थे, कितने पे थे? इक्वल शेयर पे थे। पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट था वो 12 लाख का था। कितना था? 12 लाख का था। तो इस साल हमारा प्रॉफिट 12 लाख का हुआ होगा, तो इन 5 महीनों का प्रॉफिट 5 लाख का हुआ होगा। 5 लाख में से तुम अपना शेयर निकाल के ले लो। बट एक बात बताओ बेटा, क्या ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है। ये क्या है? ये तो सिर्फ हमने प्रॉफिट का सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कि भाई ये प्रॉफिट शायद होगा, ये प्रॉफिट शायद होगा। इसी वजह से इस प्रॉफिट को लिखा जाता है P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा जाता है बेटा? P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सस्पेंस है कि ये प्रॉफिट होगा कि प्रॉफिट नहीं होगा। बात समझ में आई? हम आज खड़े होके पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं पिछले सालों के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट आज कराने जा रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने जाएंगे, जिसको P&L सस्पेंस अकाउंट कैसे कैलकुलेट करता है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। बस इसमें क्या होता है, पार्टनर जो होते हैं ना बेटा, कभी भी रिटायर तो हो सकते हैं अपने मन से, लेकिन डेथ नहीं हो सकती अपने मन से। सोचो, सोच के देखना कि अगर कोई एक पार्टनर XYZ में से जी का एक्सीडेंट हो गया, अगर जी का एक्सीडेंट हो गया, 1 फ़रवरी को जी का एक्सीडेंट हो गया। अब जी बेचारा वहां पे वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, एक्स और वाई कह रहे हैं मर मत जाना, प्लीज मत मर जाना, 31 मार्च तक तो जिंदा रहना है, और 31 मार्च के बाद अगर मरना हो तो 31 को ही मर जाना, क्योंकि हमें अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करनी है। बात समझ में आ रही है? या सोचो क्या ऐसा होगा 31 मार्च तक वेंटिलेटर के सामने जी पड़ा हुआ है वेंटिलेटर पे, और एक्स और वाई दोनों वेंटिलेटर के एक एक कोने पे खड़े हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, मरेगा क्या? नहीं मर रहा, ऑक्सीजन का पाइप काटो। क्यों काटे ऑक्सीजन का पाइप? क्योंकि मुझे बुक्स आज ही बनानी है। अगर तू 10 दिन और भी जी गया, अगर तू 10 दिन और जी गया तो फिर मुझे P&L सस्पेंस निकालना पड़ेगा 10 दिन के लिए। 31 मार्च को मरेगा तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, ठीक है। क्या ऐसा होता होगा, या ऐसा होता होगा कि कोई बंदा 15 मार्च को मर गया और मरने वाला है, डॉक्टरों को बोला जा रहा है भाई इसको बचा ले कैसे भी, 31 मार्च तक इसमें हवा भर दे किसी तरह, उसके बाद तो निकलने दे, कोई बात नहीं, उसके बाद निकलने दे, 31 मार्च से पहले मत मरने देना, क्योंकि अगर 15 मार्च को भी मर गया तो पूरे साल का हमें वो निकालना ही पड़ेगा P&L सस्पेंस। 31 मार्च को मरने दे, 31 मार्च को हम बोल देंगे तू तो 31 मार्च को डेथ किया था तूने, तो 31 मार्च तक तो हमने बुक्स बनाई रखी है, उसमें से अपना शेयर ले जा, तो P&L सस्पेंस जैसा कोई चीज ही नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि बेटा रिटायरमेंट होना पार्टनर्स के खुद के हाथ में है, कब हम रिटायर हो, लेकिन डेथ पे किसी का नहीं जोर चलता। तो ये पार्टनर इतना तो मरेगा, वो मरेगा, कभी भी मरेगा। लेकिन CBSE वाले ना बड़े समझदार है, वो कहते हैं बच्चों परेशान मत हो, इन पार्टनर को हम मारेंगे, और मारेंगे बहुत ही अच्छी वाली डेट पे मारेंगे, और डेट पे नहीं मारेंगे। यानी कभी भी तुम्हें ना क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा
17 फेब को मर गया, ठीक है, या 26 मार्च को मर गया, ये मारेंगे जरूर। ये कब मारेंगे, कितने समझदार है, ये बोलेंगे 1 अगस्त को मर गया, ये बोलेंगे कि 28 फेब को मर गया, यानी जिससे तुम्हें मंथ पूरे कैलकुलेट हो जाए। सर क्या ये फिक्स है कि ये मरने वाली डेट जो होगी ये ऐसे ही होगी? नहीं, फिक्स नहीं है, नॉर्मली ऐसी मिलेगी। लेकिन अगर कोई 15 मार्च को भी मर जाए या 17 मार्च को मर जाए, फिर तुम्हें नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। 365 होते हैं एक साल में, 3 ऐसे जोड़ना पड़ेगा। अप्रैल में कितने, मई में कितने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 15 जोड़ लेना। जितने डेज आए वो डेज अपॉन 365। अभी हम क्या करते थे, जैसे 5 महीने का प्रॉफिट निकालना है 5/12, लेकिन अगर यही चीज वो डेज में काउंट करनी पड़े तो डेज अपॉन 365। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वही तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उतना ही निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट भी उसमें निकालना। तो इतना तुम्हारे पास वो थोड़ा सा एहसान करते हैं सीबीएसई वाले, वो कहेंगे जी बच्चों को इतना भी परेशान नहीं करना, मारना तो हमारे हाथ में, क्योंकि हमें तो सिर्फ डेट ही लिखनी है। जी उसी टाइम मर जाएगा जिस डेट पे हम लिखेंगे, तो वो उतनी डेट को लिखेंगे जिसमें तुम्हारे पूरे मंथ काउंट हो जाए। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई हम ना इसको मार रहे हैं 15 अगस्त को, तो कितने हो गए, 4.5 मंथ्स हो गए। तो मंथ्स के बेसिस पे काम ज्यादा करते हैं। बात समझ में आई? तो दोनों का ही कॉन्सेप्ट ऐसा है, रिटायरमेंट का भी और डेथ का भी। अब कोई बंदा रिटायर हो अगर ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के बीच में, तो एक ही नया पॉइंट आता है हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम हाउ टू कैलकुलेट P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, जो कि हमारे पास होता है शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर का ये शेयर होता है करंट ईयर प्रॉफिट का, 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कब तक, फ्रॉम 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब इसको निकालने के ना बेटा 2 तरीके हैं। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक होता है पीरियड बेसिस, और एक होता है टर्नओवर बेसिस। ऑन टर्नओवर बेसिस, ऑन पीरियड बेसिस। बेटा पीरियड बेसिस का मतलब है वो कहेंगे कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था, उसके बेसिस पे निकालो। वो कहेंगे कि लास्ट 5 ईयर का एवरेज निकाल लो प्रॉफिट का, उसके बेसिस पे निकालो। ठीक है, तो इस केस में जो गिवन होगा ना बेटा, इस केस में जो गिवन होगा उसमें गिवन होगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लास्ट ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एक तो ये गिवन होगा इसमें, करंट ईयर का पीरियड। करंट ईयर का पीरियड तो होगा ही कि वो 5 महीने रहा इस साल, या 6 महीने रहा, जितना भी है। ठीक है, तो इस केस में जो हम प्रॉफिट निकालेंगे बेटा, वो निकाला जाएगा, इस केस में जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू
लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी है वो इनटू करंट पीरियड। बेटा ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट पूरे 12 महीनों के लिए था, तो एक महीने के लिए कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीने का प्रॉफिट निकल गया। या दिन के लिए कैसे निकालोगे, 365, या दिन के लिए निकालोगे तो एक दिन का निकल गया। फिर यहां करंट ईयर पीरियड या तो डेज में या तो मंथ में या डेज में, ठीक है, ये निकल गया इस 5 महीने का प्रॉफिट। और इनटू करना बेटा इसका शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये समझ में आया? नॉर्मली क्या होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू करंट पीरियड 5 महीने अपॉन 12 या 70 दिन अपॉन 365 इनटू इसका शेयर जो 1/3 होगा 1/4 होगा, ये कर लेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन अगर टर्नओवर बेसिस होगा, अब ये कह सकता है, जी बोल सकता है मैं तो नहीं मानता, पिछले साल का इतना ही प्रॉफिट होगा, इस बार तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो ठीक है भाई, इस साल का मैं प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकता, बट क्या मैं इस साल की सेल का पता कर सकता हूं? हाँ, मैं सेल का तो पता कर ही सकता हूं ना भाई, 5 महीनों में मेरी कितनी सेल हुई वो तो पता होगा ना। क्या मैं लास्ट ईयर की सेल का पता कर सकता हूं? हाँ जी, लास्ट ईयर की सेल का तो पता कर ही सकता हूं। क्या लास्ट ईयर का प्रॉफिट का पता कर सकता हूं? हाँ, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का भी पता कर सकता हूं। तो मुझे ये भी तो पता चल जाएगा ना कि लास्ट ईयर इतनी सेल पे इतना प्रॉफिट हुआ, तो इस साल इतनी सेल पे कितना प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या गिवन होगा टर्नओवर बेसिस में, इसमें गिवन होगा बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर का टर्नओवर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी गिवन होगा और लास्ट ईयर का टर्नओवर। और दूसरा इसमें करंट पीरियड का यानी करंट ईयर का टर्नओवर भी गिवन होगा, बात समझ में आई? तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं बेटा, इस केस में हम निकालेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल या टर्नओवर। तो पर रुपीस प्रॉफिट पर रुपीस ऑफ सेल आ गया, इनटू में कर दो करंट ईयर की सेल, तो इस पीरियड की मेरा प्रॉफिट आ गया। भाई मैं ऐसे करूं ना कि 5 लाख का प्रॉफिट 50 लाख की सेल पे हुआ, तो 1 रुपए की सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ, 5 लाख अपॉन 50,000, 50 लाख। इस साल मैंने सिर्फ 10 लाख की सेल की, इनटू में 10 लाख कर दो, पता चल जाएगा इसका कितना आया। और क्योंकि इसमें पीरियड का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसमें शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर सीधे निकाल लेना, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसमें बेटा हम लोग नहीं करते दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, बात समझ में आई? इसमें हम लोग नहीं देखते वो जो पीरियड हमारे पास आता है 1 2 3, उसकी हम बात नहीं करते। समझ में आ रहा है? यानी इसमें हम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसने तो प्रॉफिट ही निकाल दिया ना, उसी पीरियड का प्रॉफिट निकाल दिया। बात समझ में आई? क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं, इसको P&L सस्पेंस अकाउंट देखते हैं। देखो बेटा, ये जो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी सब चीजों के साथ ये है रिटायरिंग पार्टनर, इसके अकाउंट में बाकी सब तो वही आएंगे जो अभी तक आया, बस एक वर्ड और आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट के केस में यहां पे लिख दोगे, बात समझ में आई? और टू P&L सस्पेंस अकाउंट, लॉस हुआ तो उसका भी तो शेयर ये लेके जाएगा भाई, वो यहां पे लिख दोगे। समझ में आई बात? तो जनरल एंट्री क्या बनती है बेटा, जनरल एंट्री बनती है हमारे पास, इस केस में जनरल एंट्री बनती है
P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस वाले केस में बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। और ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इसको तुम किस में बांट दोगे उसके बाद? इसमें तो बस यही करना है, बट जनरल एंट्री अगर करना चाहे वो बात की बात है। अभी तुम्हें बस इतना सा ही करना है, क्योंकि ये किस में बोलेगा, ये सिंपल सा बोलेगा कि भाई जेड का बैलेंस बताओ कितना उसका जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में जेड का बैलेंस क्या क्या जाएगा वो वाली चीज ये बताने को बोलेगा इसमें। ठीक है बेटा, एक तो ये हो जाएगा। अब दूसरी चीज, तो इसकी अगर जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो एक तो P&L सस्पेंस अकाउंट की बात हो गई हमारे पास। P&L सस्पेंस अकाउंट जितना हमारे पास जा रहा है एक तो वो, ठीक है बेटा। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? आप बैलेंस शीट में, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा तो बैलेंस शीट में आप एसेट साइड लिख देना। बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लिख देना P&L सस्पेंस अकाउंट, यहां पे इसका बैलेंस डाल देना जो भी आ रहा है। हमारे लिए तो एसेट ही बनेगा ये। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 51। आप 53 पे आ जाओ सीधे सीधे। इलस्ट्रेशन नंबर 53, पेज नंबर 5.59। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, तो ये आप चेक कीजिए। पुनीत, पंकज एंड पवन आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म on 31st March 2025. The balance sheet of the firm was as follows. Sundry creditor, general reserve, bank loan, capital account Puneet, Pankaj, Pawan, cash in hand, cash at bank, sundry debtors, stock, building और goodwill, building और goodwill। तो यहाँ पे हम गुडविल को भी बांटेंगे, जनरल रिजर्व भी बांटेंगे और कैपिटल अकाउंट भी हमारा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की ओर। On 1st July 2025, Pawan retired on the following condition: building to be appreciated by 70,000, provision for doubtful debt to be made at 5% on debtor, goodwill of the firm was valued 1,80,000. For the purpose of calculating Pawan का share in the profit for the period up to the date of retirement, कहता है एक तो सबसे पहली बात 1 जुलाई 2025 को रिटायर हुआ। कब रिटायर हुआ? 1 जुलाई 2025 को। हमारे पास 31 मार्च 2025 की तो बैलेंस शीट है। ये कब गया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद।
अप्रैल मई जून 3 महीने बाद। तो ये बोलेगा कि भाई 3 महीने का प्रॉफिट भी हमें दो। तो 3 महीने का प्रॉफिट के लिए हम ये कह रहा है कि जो उसका प्रॉफिट का शेयर निकलेगा, फिर से लाइन को पढ़ रहा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पवन्स शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट वाज टू बी टेकन टू बी सेम एज इट वाज इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कहता है प्रॉफिट उतना ही रखना, यही मान के चलना जो पिछले साल का प्रॉफिट था। यानी कौन सा है? पीरियड बेसिस पे बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है? पीरियड बेसिस पे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025 कितना है बेटा? 6 लाख। नेट प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख का है। तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो यहां पर मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर पुनीत, पंकज, पवन। पवन पुनीत, पंकज, पवन। पुनीत, पंकज, पवन। इसके बाद बेटा बैलेंस शीट। सूर्या मार्कर देना बेटा, उस रूम में होगा। इसको सीधा खड़ा कर, सीधा ऊपर रुकेगा। ओके, करें स्टार्ट बेटा। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट के जो जो आइटम है ट्रांसफर कीजिए। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 150, 1 लाख और 80,000 बाय बैलेंस बीडी। 1,50,000, 1 लाख एंड 80,000। फिर है बेटा जनरल रिजर्व, वो भी बांटो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 120 को बांट देंगे हम और रेशो में, इक्वल पार्टनर है तो 40,000, 40,000, 40,000। इसके बाद एसेट साइड गुडविल दी हुई है बेटा 150 की, इक्वल बांटो तो 2 गुडविल, 50,000, 50,000 एंड 50,000। फिर हमारे पास 1 जुलाई 2025 को पवन रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 70,000। तो यहां पर बाय बिल्डिंग आ गया बेटा, बाय बिल्डिंग अकाउंट 70,000। अच्छा यहां पे बिल्डिंग कितना आ जाएगा बेटा? पहले बिल्डिंग कितने का था? पहले बिल्डिंग था हमारे पास 230 का, तो 2,30,000 प्लस 70,000
आंसर इज 3 लाख। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है बेटा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। चेक करो बेटा डेटर कितने के हैं। 80,000। यहां पे लिखो आप डेटर्स 80,000। कोई ओल्ड प्रोविजन दे रखा है? नहीं दे रखा। सन्डे डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 5%। 8 5 जा 40, कितना आ गया? 4,000। ये आ गया 76,000 बेटा, यहां पर आ गया 4,000। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000। गुडविल जो है वो 1,80,000 है बेटा। अगर गुडविल की हम बात करें 1,80,000 है तो 180 को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 180 को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। अब मुझे बात बताओ, 180 तो फर्म की गुडविल है, इन्होंने ओल्ड रेशो तो दे रखा है इक्वल है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो होगा वही होगा हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। तो गेन किसको हो रहा है? कौन जा रहा है बेटा? पवन रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? पवन रिटायर हो रहा है। अब जो पवन रिटायर हो रहा है तो पुनीत और पंकज का डेबिट करना होगा हमें। तो पवन का शेयर 180 में होगा कितना? 60 होगा। 1/3 कितना होगा? 60 होगा। 60 को इक्वल बांट दो तो 30,000 इसका डेबिट, 30,000 इसका डेबिट। क्या किसके वजह से? टू पवन्स कैपिटल, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। और पवन में आपको डालना है 30,000 यहां, 30,000 यहां, और आप लिखोगे बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट बाय पंकज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट? इसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पवन का शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो कौन सा है ये वाला है P&L सस्पेंस में लास्ट ईयर का प्रॉफिट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना सकते हो तुम। तो ये कितना आएगा प्रॉफिट? सोच के देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। ये कहता है उतना ही लेना है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 6 लाख, तो 6 लाख में कितने महीनों के लिए ये था कंपनी में? 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स के लिए। तो 3/12 आ गया बेटा, 3/12 आ गया। और इसका शेयर कितना था? शेयर ऑफ रिटायरमेंट 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 12 पंजे 60, कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया? 50,000। यहां पे आप लिख दोगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी आप बना रहे हो उसको लिख दोगे। कितना आ गया? यह आ गया 50,000। इसी को यहां भी लिखना है बेटा, P&L सस्पेंस अकाउंट 50,000, क्योंकि हम इसको बांट नहीं रहे अभी पार्टनर्स में। ठीक है, 50,000। अब बैलेंस शीट के बाकी के आइटम आप ट्रांसफर कर लो, यही आपको समझाना था इस वाले टॉपिक में। क्या क्या है देखते हैं बेटा। एक है सन्ड्री क्रेडिटर, तो लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। $1,35,000। फिर जनरल रिजर्व बैठ गया बैंक लोन, बैंक लोन 50,000। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस किस का आएगा बेटा? 2 का आएगा, एक आएगा पुनीत का और एक आएगा पंकज का, सिर्फ 2 का ही आएगा। और ये बैलेंस देख लेंगे हम इसमें जो आएगा, पवन का आना नहीं है अभी। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना? 19,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 40,000। संडे डेटर हो गया, स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक लिखिए, स्टॉक 1,16,000। बिल्डिंग हो गया और गुडविल भी हो गई बेटा। इतना करने के बाद अब आपको सिर्फ इसका टोटल निकालना है, बैलेंसिंग करना है।
तो बैलेंसिंग हम कर देते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। $70,000 4 गया तो 66,000। ये आ गया बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पुनीत, पंकज, पवन। 66 को इक्वल बांटेंगे 22,000, 22,000, 22,000। तो यहां पर हमारे पास आ गया बेटा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 22,000, 22,000, 22,000। इसके बाद अब हम लोग करेंगे इनका बैलेंस। बेटा करिए इसका बैलेंस। 150, 190, मैंने कैसे बताया था बैलेंस करना? मैंने बैलेंस करना कैसे समझाया था आपको? देखिए एक बार फिर से बेटा, ये सबसे इजी तरीका बता रहा हूं आपको। 150, 40, 190, 190 और 190 और 22, 190 और 20, 2 लाख 12,000। और इधर का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 80,000। छोटा सा लिख लो। कौन सा बड़ा है? 212। तो यहां पे लिख दो 2,12,000, 2,12,000। उसमें से 80 जाएगा तो कितना बचा? 1,32,000। भाई 20 जाएगा तो 32 ही बचेगा ना? यस सर। 1,32,000। ये आ गया बेटा टू बैलेंस सीडी। सेम एज दूसरे का बताओ। 140 और 162,000। 162,000 में से 80,000 जाएगा तो 82,000 बचेगा। कितना बचेगा? 82,000। इसका निकालो बेटा। 8, 8, 4, 12, 6, 80, 2,52,000। 2,52,000। इसमें से बेटा 50 जाएगा तो 2,02,000। 2,02,000। ये किस में जाएगा बेटा? ये जाएगा टू पवन्स लोन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर। ये भी बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर इन दोनों का टोटल आ जाएगा बेटा 132,000, 82,000। ये आ गया 2,14,000। और यहां पर आपको लिखना है पवन्स लोन अकाउंट 2,02,000। दोनों तरफ का बैलेंस करोगे बेटा इक्वल आएगा। इनका टोटल करेंगे हम लोग 6,01,000। कितना आएगा? 6,01,000। 6,01,000। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिटायरमेंट में बेटा बस इतना ही है, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपके कोई डाउट आते हैं स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम सोल्व करके भी आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बेटा, और प्रैक्टिस करने का सही तरीका, आप वीडियो को ऑन कर लो फोन में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास कन्वीनियंट हो, और अपना रजिस्टर और बुक लेकर साथ में बैठे। जैसे ही मैं कोई एडजस्टमेंट करा रहा हूं आप उसको सुने, पॉज करें, उस एडजस्टमेंट को लिखो अपने रजिस्टर में, उसके बाद फिर कंटिन्यू करो, ऑन कर दो। एक बार ऐसे कर लो धीरे धीरे, फिर जब सेकंड टाइम डिवीजन कभी करो और भूल जाओ तो उसको 1.5x पे स्टार्ट करो, उसको फिर 2x पे करो, यानी कि आप स्पीड के साथ भी कर सकते हो।
ओके और अपना फटाफट से क्वेश्चन की रिवीजन करते रहिए। जो हो बार बार में अगर इन क्वेश्चंस की भी आपने रिवीजन कर ली, जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लासेस में, इन्हीं क्वेश्चन को आपने 3-4 बार अगर कर लिया तो प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा आप लोगों से, इससे बाहर इसके टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और अब बहुत ही प्यार से उस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे एग्जाम में। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करनी है बेटा। 10 बुक पढ़ने वाले कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते, एक बुक को 10 बार पढ़ने वालों के अच्छे मार्क्स आते हैं। तो याद रखना कि आपको बार बार रिवीजन करनी है। एंड वन मोर थिंग, आपने 147 का रूल पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, और ये स्ट्रेटेजी काम करती है। मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है, बच्चों को भी बताया है। जो चीज आपने फर्स्ट डे पढ़ी है ना बेटा, उसको थॉर्डली आपको 4th डे रिवाइज करना है, और जो आपने 4th डे पढ़ा है उसको आपने फिर नेक्स्ट 7 डे के बाद यानी 7th डे आपको फिर से रिवाइज करना है। ये 3 रिवीजन आपके उस कॉन्सेप्ट को पक्का कर देंगे, कभी आप उस चीज को भूलोगे नहीं। तो 1st, 4th और 7th डे आपको ये रिपीट साइकिल करते रहना है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन को आप करते हो उसको फर्स्ट डे रिवाइज करो, फर्स्ट डे किया क्वेश्चन, 4th डे उसको फिर से रिवाइज करो और फिर उस पर डेट डाल दो कि मैंने ये रिवाइज कर लिया, फिर उसको नेक्स्ट 7 डे के बाद उसको फिर से रिवाइज करो। इससे आप कभी भी क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल ताजा ताजा रहते हैं। लगता है कि अभी तो हमने पढ़ा था। बच्चों की प्रॉब्लम तो यही है ना कि उनको लगता है कि भाई हमने क्वेश्चन कर लिए, बहुत पहले पढ़ा था, अब तो ध्यान भी नहीं है। तो रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है आपकी लाइफ में। आगे बढ़ना और रिवाइज करना, ये दोनों साथ साथ करते चलो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय।